हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा, तो अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ेगा, ऐसी बात दिखाई देने लगी 1940 के साल से। 1940 के एक साल पहले एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूं। लाहौर एक शहर है, पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था, अभी पाकिस्तान में है बंटवारे के बाद। लाहौर शहर में अंग्रेजों ने एक कतल कारखाना खोला 1939 के साल में, और वो कतल कारखाना यंत्रीकृत था, मैकेनाइज्ड था, और बड़े पैमाने पर उसमें गौर नंदी का कत्ल हो सकता था, ये अंग्रेजों ने फैसला किया था। तो 1939 में जो लाहौर में कतल कारखाना खोला गया, उसके लिए सबसे जबरदस्त आंदोलन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1939 के उस कतल कारखाने को बंद कराने के लिए आंदोलन शुरू किया, और वो आंदोलन सफल भी हुआ। 1939 में अंग्रेजों की सरकार ने लाहौर में जो कतल कारखाना खोला था वो बंद हो गया। उस कतल कारखाने को बंद कराने के समय पंडित नेहरू जो भाषण दिया करते थे, उनमें से एक भाषण का जिक्र, और उस पूरे भाषण का नहीं, उसकी एक लाइन का जिक्र आपके बीच में कर रहा हूं। पंडित नेहरू कहा करते थे कि जब मैं जानवरों का कत्ल होते हुए देखता हूं तो अंदर से मेरी आत्मा चीत्कार करती। और उनका यह कहना था और उनका यह मानना था कि अगर वो आजाद हिंदुस्तान में किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तो वो एक ऐसा कानून बना देंगे जिससे हिंदुस्तान में गाय का कत्ल बंद हो जाएगा, गोवंश का कत्ल बंद हो जाएगा। ये पंडित नेहरू के भाषण हैं। और ऐसा ही एक भाषण हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि मुझे मांसाहार बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अधिक से अधिक लोग शाकाहारी हों, तो इसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान में यह मांसाहार का चलन बंद किया जाए। तो मांसाहार का चलन बंद करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मांस उत्पादन के जो केंद्र चल रहे हैं इनको बंद किया जाए। तो पंडित राजेंद्र प्रसाद ने भी आजादी के पहले इस तरह का एक संकल्प लिया कि मैं कभी हिंदुस्तान में आजादी के बाद अगर किसी महत्वपूर्ण पद पर आया तो गाय का उत्पादन, गाय का मांस जहां उत्पादित होता है, गोवंश का जहां कत्ल होता है, हिंदुस्तान के जानवरों का जहां कत्ल होता है, ये सारे उत्पादन केंद्र बंद करवा देंगे, और उसके लिए हम केंद्रीय स्तर पर कानून बनवाएंगे। ऐसी भावना थी हिंदुस्तान में आजादी आने के पहले के नेताओं की। चांस की बात कि ये दोनों व्यक्ति हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति बने। तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने के पहले दोनों नेता ये मानते थे कि गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए, गोवंश की रक्षा होनी चाहिए, और मांस उत्पादन के ये जो केंद्र चल रहे हैं पूरे देश में, इनको बंद करा देना चाहिए। दोनों नेताओं की यह मान्यता थी कि मांस उत्पादन के इन केंद्रों को बंद कराने के लिए अगर जरूरत पड़े तो हम केंद्रीय स्तर पर कानून बनाएंगे। तो दोनों लोग जब पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन गए, मुझे सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि अपने पूरे शासन काल में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गोवंश की रक्षा करने वाला कानून ही नहीं बना पाए। बाकी बहुत सारे कानून उन्होंने बनाए। और 1955 के साल में पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में एक भाषण दिया है, उस भाषण की फोटोकॉपी भी हमारे पास है। वो भाषण पंडित नेहरू दे रहे हैं 1955 में पार्लियामेंट के अंदर। तो हुआ क्या है, एक सांसद ने गोवंश की हत्या को रोकने के लिए एक विधेयक पार्लियामेंट में लाया। तो गोवंश की हत्या रोकी जानी चाहिए, इसके लिए एक विधेयक आया संसद में। उस विधेयक पर बहस हो रही है। तो बहस करते समय पंडित नेहरू कह रहे हैं कि इस विधेयक को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए, माने गोवंश का कत्ल चालू रहना चाहिए। आजादी के पहले एक बात कह रहे हैं, और आजादी मिलने के बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो पार्लियामेंट के अंदर उसकी ठीक दूसरी बात कह रहे हैं। दोस्तों, आज ये जो हिंदुस्तान के नेता हैं, सत्ता मिलने के पहले एक बात कहते हैं और सत्ता मिलने के बाद दूसरी बात कहते हैं। ये परंपरा हिंदुस्तान में आजादी के साल से ही पड़ी हुई है, ये कोई आज की परंपरा नहीं। इसलिए आज के नेताओं को देखकर मत रोइए। उस जमाने के जो सबसे बड़े नेता माने जाने वाले लोग सत्ता मिलने के पहले गाय का कत्ल का विरोध करते हैं, और सत्ता मिलने के बाद कहते हैं कि यह गाय का कत्ल जारी रहना चाहिए। इससे ज्यादा विरोधाभास और क्या हो सकता। और वो दोनों आदमी
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू भूल गए कि हिंदुस्तान में गाय के कत्ल को रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की बात उन्होंने कही थी आजादी के पहले, और आजादी के साल में वही नहीं हो पाया। और आज तक हम सबका, आपका दुर्भाग्य है कि आजादी मिले हुए 50 साल हो गए हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर पर आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बन पाया जिससे इस देश में पशुओं के कत्ल को रोका जा सके। आजादी के पहले जिस तरह से देश चलता था, आजादी के बाद वैसे ही देश चल रहा। दुर्भाग्य से ज्यादा हालत आज खराब है। आंकड़े ये बताते हैं कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में 350 कत्ल कारखाने चलाए। आज आजादी के 50 साल में हिंदुस्तान में 36,000 कत्ल कारखाने हैं। जब आजादी नहीं मिली थी तो 350 कत्ल कारखाने थे। अब आजादी मिलने के बाद 36,000 कत्ल कारखाने हैं, और उनमें से एक एक कत्ल कारखाना कितना जबरदस्त है कि एक एक कत्ल कारखाने ऐसे हैं इस देश में जिनमें 10,000 पशु रोज काटे जाते हैं। यही बंबई में है, देवनार में है, मेडक में है, अल कबीर का है, कलकत्ता में है। हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े ऐसे कत्ल कारखाने हैं जिनमें एक दिन में कम से कम 10,000 पशु काट दिए जाते हैं। आप जरा कल्पना करिए कि जितनी देर में आपका 24 घंटा बीतता है, माने आप रात को सोते हैं और अगले दिन रात सोने की तैयारी करते हैं, उतनी देर में 10,000 जानवरों की बलि ले ली जाती है एक कत्ल कारखाने में, और छोटे बड़े कुल 36,000 कत्ल कारखाने। क्या हालत है इस देश की। अंग्रेजों के जमाने के आंकड़े बताते हैं, मैंने आपसे कहा कि लगभग 30 साल के अंदर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में 10 करोड़ गोवंश का कत्ल करवाया। आज आजादी के 50 साल में, जिस साल से हमको आजादी मिली है, उस साल से 1997-98 के साल तक आते आते हिंदुस्तान में लगभग 48 करोड़ गोवंश का नाश किया जा चुका है। 48 करोड़। अंग्रेजों ने 30 साल में करवाया लगभग 10 करोड़, और हमारी सरकार ने 50 साल में करवा दिया 48 करोड़ गोवंश का कत्ल। माने 50 करोड़ गाय, नंदी, बछड़े, बछिया, ये सब काटे जा चुके हैं जितने साल में आपने आजादी के 50 साल पूरे किए। और आप जरा कल्पना करिए कि अगर ये 48 करोड़ या 50 करोड़ गोवंश के जानवरों को बचा लिया जाता तो हिंदुस्तान में आज संपत्ति और संपदा कितनी होती, पैसा कितना होता। क्योंकि आपको मालूम नहीं है, एक गाय घर के दरवाजे पे अगर बंधी है और वो साल भर दूध दे या ना दे, बिना दूध की गाय भी अगर आपके दरवाजे पर बंधी हुई है तो एक साल के अंदर वो गाय 25,000 रुपए का फर्टिलाइजर पैदा करती है, खाद पैदा करती है, जिसको आप गोबर कहते हैं। तो अगर एक गाय 25,000 रुपए का फर्टिलाइजर पैदा करती है एक साल में, तो गोवंश के ये जो 50 करोड़ पशुओं का कत्ल हो गया है, तो आप सोचिए कितने अबज रुपए के खाद का नुकसान किया है हमने पिछले 50 साल में। और आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि गाय का गोबर अगर खेत में ना पड़े तो गेहूं नहीं हो सकता। गाय का गोबर अगर खेत में नहीं पड़े तो चना नहीं हो सकता, मटर नहीं हो सकती, और गेहूं, चना, मटर अगर नहीं हो सकता तो हमारा पेट नहीं भर सकता। तो जिस गाय से हमको इतनी महत्वपूर्ण और बेशकीमती चीज मिल रही है, उसका हमने नुकसान किया है। अबजों रुपए के खाद का नुकसान हुआ है पिछले 50 साल में। और आप मान लीजिए एक साल में अगर एक गाय 10 से 15,000 रुपए का दूध देती हो, तो ये जो 48 करोड़ गोवंश का नाश हुआ है पिछले 50 साल में, ये कितने करोड़ रुपए के दूध का नाश कर दिया है हमारी सरकार ने। और आपको मालूम नहीं है कि गाय का गोबर और गाय का दूध, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है गाय का मूत्र। और आपको जानकर यह खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि गाय के मूत्र से 108 तरह की दवाएं बनती हैं। और हमारे देश के आयुर्वेद के जो बड़े ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत, हरित संहिता, इन सभी आयुर्वेद के ग्रंथों में गाय का मूत्र बहुत विशेष किस्म की दवा माना जाता। दुनिया में एक बीमारी है, उसका नाम है डायबिटीज, और यह डायबिटीज नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है होम्योपैथी में, कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में,
और कोई इलाज नहीं है दुनिया की किसी पैथी में। डायबिटीज को कंट्रोल तो किया जा सकता, लेकिन उसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। एलोपैथी वाले तो कभी ये गारंटी दे नहीं सकते कि वो डायबिटीज जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज को वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ठीक नहीं कर सकते। वो डायबिटीज जैसी बीमारी गाय के मूत्र से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। और अगर 48 करोड़ गोवंश के पशुओं का नाश हुआ है पिछले 50 साल में, तो आप अंदाजा करिए कितने लाख करोड़ रुपए का हमने बर्बादी की है इस देश में पिछले 50 साल में। और आज भी आपको मैं एक जानकारी दूं, हिंदुस्तान में इस समय भयंकर समस्या चल रही है पेट्रोल की और डीजल की। और पेट्रोल और डीजल की समस्या जो चल रही है वो क्या है? भारत सरकार हर साल यही कहती रहती है कि हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट बढ़ता ही चला जाता, कभी पूरा ही नहीं होता है वो ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट, हमेशा घाटा रहता है हजारों करोड़ का उस ऑयल पूल अकाउंट के डेफिसिट में। तो यह पेट्रोल और डीजल बड़े हिस्से में बाहर से आयात करना पड़ता, और जैसे जैसे आपके रुपए की कीमत गिरती चली जाती है, वैसे वैसे बाहर से आने वाले पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता चला जाता। क्योंकि आपका रुपया गिरेगा तो बाहर से आने वाली चीजों का आयात महंगा होता चला जाएगा। तो आपके देश में रुपया गिरता चला गया है। 1947 के साल से आज 1997-98 के साल तक आपके रुपए में सैकड़ों टका की गिरावट आई है। पिछले 7 वर्षों में हमारे रुपए में 120 टका की गिरावट आई है। 1991 के साल में हमारे देश में $1 में 18 रुपया होता था, आज $1 में 40, 41, 42 रुपए के आसपास का भाव है। 120% की ये जो गिरावट आई है रुपए में, इसके कारण क्या हुआ है? आपके देश में आने वाला डीजल और पेट्रोल 120 टका महंगा हो गया। तो जैसे जैसे डीजल और पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, वैसे ही वैसे इस देश में ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट भी बढ़ता चला जा रहा है। तो भारत सरकार क्या करती है? भारत सरकार ऑयल पूल अकाउंट के डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप जैसे लोगों के ऊपर सरचार्ज लगा देती है और पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा देती है। एक बार बेंगलोर में एक बड़ा भारी कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें सरकारी अधिकारी शामिल थे, उसमें देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री शामिल थे, उसमें हमारे देश के बड़े सामाजिक शास्त्री भी शामिल थे। मैं भी गलती से उसमें चला गया था। गलती से इसलिए कहता हूं कि मेरे जैसे लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जिस खोपड़ी से काम करते हैं हमारा दिमाग ही उससे बिल्कुल अलग चलता। लेकिन दुर्भाग्य की बात मैं वहां पहुंच गया, मुझे भी उसका इन्विटेशन था। तो वहां बातें चल रही थी और भारत सरकार का एक अधिकारी चिंता व्यक्त कर रहा था कि कैसे हम ये ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट पूरा करें। तो तमाम लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, सब लोगों के सुझाव उसने सुन लिए। फिर उसने कहा, राजीव भाई आपका क्या सुझाव है कि ये भारत सरकार ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट कैसे खत्म करे, आपका क्या सुझाव है? तो मैंने कहा कि मैं मेरा सुझाव देने से पहले आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। पहले मुझे मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिए तो मैं मेरा सुझाव देने को तैयार हूं। तो उन्होंने कहा आप सवाल पूछिए। तो उस अधिकारी से मैंने पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान में एक गांव से दूसरे गांव जो सामान जाता है, हमारे देश में जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इस माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कितना हिस्सा है जो बैलगाड़ियों से होता है और कितना हिस्सा है जो मोटर कार और रेल से और हवाई जहाज से होता है? इसको तकनीकी भाषा में अगर मैं कहूं तो मैंने सवाल ऐसे पूछा था कि हिंदुस्तान में गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में ऑर्गेनाइज सेक्टर का कितना हिस्सा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कितना हिस्सा है? तो उस अधिकारी ने जवाब दिया कि राजीव भाई, आज भी हिंदुस्तान में जो एक माल दूसरे गांव में पहुंचता है, माल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें से 60% माल बैलगाड़ियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। 60%, 60%। माने हिंदुस्तान में जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, उसमें 60% हमारे देश के पशुओं की ताकत से एक गांव से दूसरे गांव पहुंचता है। सिर्फ 40% ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स का जो रेलगाड़ी के द्वारा होता है, हवाई जहाज के द्वारा होता है, ट्रकों के द्वारा होता है, लॉरीज के द्वारा होता है, सिर्फ 40%। तो मैंने उससे एक दूसरा सवाल किया कि अगर आप ये हिसाब बताते हैं कि 60% ट्रांसपोर्टेशन गुड्स